देखिए मैथ्स के रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है आपको कि 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है और 3 सर्किल हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इस तरीके से इनको रखा गया है और इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। तो धागे की लंबाई आपको निकालनी है। देखिए डायग्राम आप समझ लो, लेकिन आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रखना है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये 3 सर्किल हो गए। अब इनके चारों तरफ मैं एक धागा कोई बांधता हूँ, धागा बांधता हूँ, कोई तार बांधता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है। अभी यहाँ पे आपको 3 सर्किल दिया है, 4 सर्किल हो सकता है, 5 सर्किल हो सकता है। तो एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि 2πr प्लस n इंटू डी। आप कहोगे यहाँ पे ये मामला क्या है, r क्या है, n क्या है, d क्या है। समझिए r तो पता है आपको रेडियस हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब ये n इंपॉर्टेंट है। n क्या हो जाएगा कि जितने सर्किल आपको दे रखे हैं वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 सर्किल दे रखे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर 4 सर्किल दे रखे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसमें वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा आपका सीधा। आपको 2πr आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो 6 दूनी 12, तो 12π तो ये आ गया। नेक्स्ट d आपके पास देखो 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा। और n आपके पास 3 सर्किल हैं तो 12 इंटू 3, n इंटू डी कर दिया मैंने, कितना आ रहा है, 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12π प्लस 36। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्किल आपको ध्यान रखने कि कितने सर्किल है, उस हिसाब से आंसर आपका यहाँ पे चेंज होगा। क्लियर ये बात, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लो। और देखिए इस बार का जो CGL हुआ था 2022 में, ये इस टाइप के सवाल इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा आना ज़रूरी है क्योंकि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं कई शिफ्टों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपके पास 3 बचता है। तो ये आपके पास नंबर है, इस पर ऑपरेशन लगा दिया है, तो 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। मैंने अभी रिसेंट में ही आपको नंबर सिस्टम कराया हुआ है, तो ये कंसेप्ट बताया था आपको कि किसी भी नंबर को आप किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जैसे कि यहाँ पे 3 दे रखा है, तो जो ऑपरेशन आप नंबर पे लगा रहे हो ना, वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर पे लगा दो, ठीक है। वही चीज़ें होती हैं बिल्कुल। तो अब यहाँ पे यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे रख दो। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि नंबर की जगह आप 3 पुट कर दो रिमाइंडर में। तो यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिया 15 प्लस 8 आपको के 17 और 15 32, 32। अभी 32 बन गया है वो नंबर। अब इसको 6 से डिवाइड करना है, आपको 6 से कर देते हैं। 5 बार तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑपरेशन किया है, अब इसमें कुछ भी कर सकता है वो, जैसे कि यहाँ पे 6n कर सकता है, ठीक है, 100n कर सकता है, कुछ भी करे। आपको तो क्या करना है, जो भी ऑपरेशन हो रही है उसको रिमाइंडर पे आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, वही आपकी चीज़ें इस तरीके से चलने वाली हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन 3 देखिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जिसमें AB आपका डायमीटर है, ADC बराबर ये है, BAC की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इस टाइप का सवाल बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। तो एक चीज़ देखो, डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि AB को आपको डायमीटर बनाना है, तो डायमीटर बना दो पहले AB को। ये AB इसी ऑर्डर में लिखना है, फिर इसको ABC एंड ये D हो जाएगा आपके पास। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे C की जगह D, यहाँ D पुट कर दोगे, यहाँ C कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आंसर अलग आ जाएगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये डायमीटर है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए, ये देखो, ये सभी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें छोटी छोटी आप एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इनसे अवॉइड होना है हमको, किसी भी टाइप की सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो ADC, अब देखिए ADC एंगल कौन सा है, आपको ये वाला दे रखा है 145। तो BAC पूछ लिया है आपसे कि ये वाला एंगल, आपको ये अगर 145 दे रखा है तो इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टी में लगाऊंगा आपके पास, कौन कौन सी। एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। ये आपके पास 135 है, तो आप मुझे बताओगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आप कहोगे हाँ 180 में से 135 में माइनस कर दूंगा क्योंकि दोनों का टोटल होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से बन जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, तो 4, ये 45 आ रहा है। आप कहोगे हाँ ये 45 हमने निकाल लिया। अब मुझे एक चीज़ बताओगे आप, यहाँ तक तो ठीक है ना ये सब कुछ। अब एक चीज़ मुझे क्या बताओगे आप कि अब देखिए, एक अगर जो हाफ सर्किल होता है, अर्धवृत्त होता है, उसमें अर्धवृत्त में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। आपको हाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास 45 है, तो ये वाला एंगल आप बता दोगे। आपको हाँ ये भी 45 भी होगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ की है हमने।
देखो एंगल हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, अगर 135 होगा तो आंसर ये आएगा, लेकिन एंगल यहाँ पे 145 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 145 दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, 145 माइनस कर दो इसमें से, आपको हो गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 35, ये 35 आएगा तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैंने 45 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी यहाँ पे 35 के हिसाब से। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 45, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना आप, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। ये 145 था, ये 5 हो जाएगा एंड यहाँ 5 हो जाएगा तो ये 3, तो ये 35 एंगल आ जाएगा। 35 है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये 35 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप बता दोगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता देंगे, ये 55 हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री आप टिक करोगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कंसेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है बस वो ध्यान रखना है आपको। एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, हर बार रिपीट होता है। आप कहोगे देखो ये वाला एंगल देगा, यहाँ पे ये वाला निकाल लोगे, उसके बाद में अर्धवृत्त में बनने वाला कौन 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का टोटल आपके पास 90 डिग्री होगा, तो ये वाला पता है तो ये वाला इजीली निकाल लोगे। क्लियर, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक कंटेनर में गिराया जाता है। ठीक है, तो आगे बोला है कि जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर में कितना ऊपर उठेगा, ये बताना है। तो बड़े ध्यान से समझना है, मैं एक एक जो भी बातें बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुननी है आपको। देखिए अब छोटी क्लासों में साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, वो क्या था कि जैसे कि कोई भी कंटेनर है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसमें अगर आप कोई भी बॉल डालते हो लोहे की या किसी भी चीज़ की, वो इसमें डूब गई, ठीक है, इसमें पूरा, तो ये क्या करेगी, ये जितनी बॉल का वॉल्यूम है ना उतना वॉल्यूम ये पानी उसमें से बाहर निकाल देगी। ठीक है, आपको कि बिल्कुल, क्योंकि तभी इसमें ये जा पाएगी ये बॉल, इतना वॉल्यूम इसने निकाल दिया। मतलब क्या हुआ है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम आया है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ये बाहर निकालेगा। तो अब हमारे केस में यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कंटेनर तो है बड़ा, पानी तो बाहर निकलने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आंशिक भरा हुआ है। तो अब इसमें मैंने डाला है कि घन का क्यूब डाला है, क्यूब डाल दिया इसमें, तो क्या होगा कि पानी का लेवल कुछ ऊपर बढ़ जाएगा। आपको कि बिल्कुल कितना बढ़ जाएगा, कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा जितना कि हमने इसमें वॉल्यूम डाला है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात क्या करनी है कि वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। किसके वॉल्यूम को, घन के वॉल्यूम को। अब घन के वॉल्यूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने घन ही इसमें डाला था, क्यूब ही डाला है। अगर मैं इसमें, आप कहोगे नहीं मैं तो इसमें स्फीयर की एक बॉल डाल रहा हूँ, तो मैं स्फीयर की बॉल के जो वॉल्यूम है उसके इक्वल कर देता। ठीक है, जो भी मैं चीज़ इसमें डालूंगा, आप इसमें चाहे क्यूबॉइड डाल दो, कुछ भी डालो, तो उसके ही वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ये देखो बराबर किसके करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे देखो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में ऐसा तो नहीं कंटेनर की लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी, नहीं, कंटेनर की एल और बी तो कांस्टेंट है, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसकी हाइट वो है बदल रही है। क्यों, क्योंकि पानी का लेवल ही तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो पानी का लेवल बदल रहा है, तो मैं बोल दूंगा डेल्टा एच। पानी के लेवल में परिवर्तन आया है, वो डेल्टा एच आया है। तो मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, बी चाहिए और डेल्टा एच चाहिए। आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, ये कोई काम की है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल काम की नहीं है। अगर सवाल में आपको ये 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई भी नहीं देता तो भी आपका सवाल हो जाता। ये बात भी आपको थोड़ी सी समझनी है ध्यान से, बड़े से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई भी नहीं देता सवाल, तो भी सवाल हो जाता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही हम बता पाएंगे क्योंकि पानी का लेवल कितना बदला। ठीक है, ये बात पूरी आपको समझ में आ गई ना। कंटेनर कितनी ऊंचाई का, इसे हमें क्या मतलब, कंटेनर कितनी भी ऊंचाई का रहे, हमें तो केवल और केवल पानी पे ऑपरेशन करनी है ना, जो भी हमारा वॉल्यूम है उस पर हमें बातें करनी है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको लिखूँ पूरा तो समझ रहा हूँ। देखो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब पानी के लेवल में परिवर्तन। क्यों, किसके कारण, क्यूब के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब ही डाला था इसमें। तो क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ये मैंने जो लिखा है वो समझ में आया ना आपको। अब देखो एल क्या दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर, बी क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डेल्टा एच ये तो मुझे निकालना है, ए क्यूब ये 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये काट लो, इससे 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार, 4 बार। डेल्टा एच है वो आपके पास 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात समझ में आई। ये जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी हमें कंटेनर की जो ऊंचाई है उससे क्या मतलब, हमें तो पानी पे कैलकुलेशन करनी है ना। तो ये पूरी बात आपको समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया इसका, हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, किस तरीके से हमें लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना।
इसके बाद तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि AOC में 140 डिग्री एंगल दे रखा है और ये ABC निकालना है। देखिए ऐसे सवालों में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ें काम आएंगी। एक तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके आमने सामने का एंगल 180 होता है। दूसरी चीज़, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जस्ट डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का। ये दूसरी थ्योरम आ गई, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आई, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो समझिए दोनों का डिवीजन हो जाएगा आपका। AOC ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 140। आप मुझे बताओ ये 140 है, तो इससे सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो कितना बनेगा, आपको कि 70 डिग्री का बनेगा। मैंने 70 बोल दिया इसको, क्यों? क्योंकि इसका जस्ट हाफ होता है वहाँ पे। अब ये 70 है तो ये वाला एंगल आप मुझे बता दोगे कि ABC, आपको बिल्कुल बता देंगे। कैसे? क्योंकि दोनों का टोटल 180 है, तो ये अगर 70 है तो दूसरा ये वाला B वाला कितना हो जाएगा आपको कि 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। यहीं पे देख के कर देना टिक, आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गई ना पूरी बात कैसे करना है? या फिर कभी कभी आपको ये वाला दे दे, ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करोगे, आप यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाओगे। यहीं पे घुमाता है आपको, ये वाला दे देता है, ये वाला पूछ लेता है, ये वाला दे देता है, तो यहाँ पे यहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे कर लेंगे, दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। क्लियर? 6 O एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब अंदर स्थित एक पॉइंट है। O से भुजाओं की लंबवत दूरी है वो इतनी दे रखी है। भुजा का परिमाप त्रिभुज का परिमाप। देखिए मतलब क्या है इसका कि कोई भी एक अंदर पॉइंट है, उस पॉइंट से मैंने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले ये वाले, ठीक है। इनकी लंबाई दे रखी है, मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। देखो ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें चीज़ें होती हैं क्या, देखो इसकी खास बात तो क्या होती है कि इसमें जो पॉइंट होता है ना अंदर, जिसको मैं बोलूँगा, जिसका कौन सा पॉइंट होता है अंदर, इसके सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, ये सभी एक ही पॉइंट होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इससे मैंने सामने वाली भुजा पे ये डाला है ना, इसको मैं परपेंडिकुलर भी बोल दूंगा। इसी को मैं मीडियन भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, ये मीडियन भी है, यही मीडियन है, यही परपेंडिकुलर है, यही हाइट है, सब कुछ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, क्या होता है कि H जो है उसको मैं लिख सकता हूँ H1 + H2 + H3। आपको गया? अच्छा हाँ, तो ये H1 H2 H3 क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया। साथ में इसकी जो हाइट है उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है पहले से, क्या होता है, √3/2a। ये सभी कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपको पहले ही, किस में, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में, सब कुछ बेसिक से। और अभी लेटेस्ट में क्लास आई थी रिवीजन मैराथन क्लास, उसमें भी ये फॉर्मूले सब कुछ लिखे हुए हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया आपको। तो ये समझ में आ गया ना। तो इसके इक्वल कर देंगे, पेरीमीटर निकालना है तो हमें रिलेशन पता लग गया है। तो पहले तो तीनों को मैं जोड़ूंगा, तीनों को मैंने जोड़ दिया। आप मुझे बताओ क्या बन गया, √3, 2 √3 और 5 √3, 5 2 7 और 1 8, 8 √3 बन गया। ये तो 8 √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 × a। √3 से √3, 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू आ गई है 16। ये 16 क्या है आपको कि a साइड आ गई है इसकी। पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड इक्वल होंगी, 16 × 3 48। ऑप्शन नंबर A। 7 बोल रहा है आपसे कि ABC में माध्यिकाएँ BE और CF एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ABC। ये देखो अच्छा सवाल है, समझना है इसको। ये परपेंडिकुलर है, ये BE हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। यहाँ पे M पॉइंट पर ही कहाँ पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ये नहीं है, समझना है इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि परपेंडिकुलर किसी और चीज़ को मत समझ लेना। ये ABC, ये मीडियन है ना, ये आपस में ही परपेंडिकुलर है। मीडियन का मतलब तो ये बराबर काटेंगे सामने वाली भुजा को, ठीक है, लेकिन ये आपस में यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन है आपके पास। मीडियन की लेंथ भी दे रखी है BE और CF की 9 और 13। देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला पता है आपको, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसमें दो साइड आपको पता लग जाए, ये L है, ये B है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो ये कोई भी हाइट बोल दो इनको, दो साइड हो गई इसकी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो दोनों, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, P × B / 2, 1/2 आधार × ऊंचाई। आपको हो गया, हाँ बिल्कुल ऐसे निकालते हैं हम तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए ये दो एक साइड हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर में। तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ, 1/2 आधार 9, आधार ऊंचाई किसी को ले लो, दोनों मल्टीप्लाई में। आपको हो गए ये जो फॉर्मूले हम पढ़ा है हमने, ये तो हमने एक नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा है और उसमें हम लगाते हैं। आप तो ये मीडियन पे लगा रहे हो, बिल्कुल मैं कहूँगा हाँ मैं मीडियन पे लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक और फैक्टर आएगा, ध्यान रखना, क्या, 4/3,
ठीक है। तो आगे से क्या ध्यान रखना कि जब भी आपके पास मीडियन दे रखी हो तो आपको ये नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है वो तो लगाना ही है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब दोनों मीडियनों का मल्टीप्लाई, साथ में 4/3 और एक टर्म और आएगी, इससे और मल्टीप्लाई करना है आपको। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास एक नई फॉर्मूला लिख लो आप, अगर आपके पास नहीं है, बाकी मैंने अवेलेबल करा दिया आपको ये वाला 9 × 13, ठीक है। सॉल्व कर लो अब आप। आपको भी सॉल्व किया तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, और ये 39 और ये 78 हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये जो एरिया आएगा ना वो ABC पूरे ट्राइंगल का आएगा ना। अगला सवाल बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, एक वृत्त का केंद्र O है, T वृत्त के बाहर एक स्थित एक बिंदु है जिससे TA है वो स्पर्श रेखा है, बना लो पहले। आगे बोला है कि OT, ये OT है 26। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 20 इसका डायमीटर दे रखा है, 20 डायमीटर तो आपको ये भी 10, ये भी 10 आपको भी, ठीक है। ये 10, ये 10। अब यहाँ से यहाँ तक की है ना, ये 26 दिया था इसमें OT पूरा यहाँ से, तो आप कहोगे ये 10 है तो ये मुझे 16 बताओगे क्या आप, यहाँ से यहाँ तक, मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको मैंने इसके रिवीजन कराया था, तो ये TA निकालना है ना, तो मैंने तीनों फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं कई बार। तो TA क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, M और ये N, ठीक है। तो TA का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास TM × TN, ठीक है। ये फॉर्मूले इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। TM क्या हो जाएगा 16, TN क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास 26 और 10 36 हो जाएगा क्या, और ये स्क्वायर है बेसिकली, तो TA निकालना है तो अंडर रूट ले लो 4 और ये आपके पास 6, 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 फॉर्मूले थे इसके, तीनों आपने कर लिए रिवाइज। अभी पिछली जो प्रीवियस क्लास आई थी उसमें भी रिवीजन हुआ था आपका इनका, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा ये वाला। 3 कंडीशन है इसकी, एक तो कंडीशन यही वाली है अभी, एक टेंजेंट हो जाए, ठीक है, और एक आपके पास इसकी छेदक रेखा हो जाए। तो यहाँ से कोई पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो आपके पास हो जाएगा PA² बराबर, P से ही चलना है हमेशा, PB × PC। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाए आपके पास कि ये दोनों टेंजेंट तो बराबर होंगी, ठीक है। एक कंडीशन ये हो जाएगी आपके पास, ये PAB और ये CD, तो PA × PB एंड PC × PD, एक कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, ये आपको ध्यान रख लेना है। एक कंडीशन और बन जाएगी अंदर बनाना चाहो तो, ये M पॉइंट है, ये P है, नहीं P आप चलो अंदर बना दो, ये A, ये B, ये C, D। तो आपको करना क्या है, P पॉइंट को पकड़ना है, फिर उसके हिसाब से रोटेशन करना है, PA × PB बराबर PC × PD। ये तीनों केस दोबारा रिवाइज हो गए आपके। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर, ये पिछला वाला हो गया क्या, हाँ ये हो गया ना, ये देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है कि देखिए इसको सॉल्व करना है, ये K⁻32 है। देखिए इस टाइप के सवाल अभी रिपीट होने लगे हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि A+B और A-B, ये क्या होता है आप मुझे बताओ। आपको ये तो बहुत आसान चीज़ है, A² - B² होता है, लेकिन टर्म क्या चाहिए आपको, A+B, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा आपके पास। देखो ये यहाँ तक तो सब ये प्लस में है वैल्यूज, लेकिन ये केवल एक ऐसी टर्म है जो माइनस में है। तो अब मुझे ये ऐसा सीरीज स्टार्ट करने के लिए कि A+B और A-B ऐसा बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे इसकी टर्म चाहिए कौन सी, पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव वाली टर्म तो नहीं है, तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ लिख देता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किया तो मुझे पूरे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि जो मल्टीप्लाई किया वही तो डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड करूँगा तो बटे में क्या आएगा आपको, कि बटे में यही आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बाकी अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके साथ मर्ज होकर क्या बना देगी, K² - 1/K², A+B, A-B से A² - B², K² - 1/K² बन जाएगा इन दोनों को मर्ज करके, ठीक है। अब देखो ये सीरीज किस तरीके से चलेगी, ये माइनस है, फिर ये प्लस के साथ मर्ज हो जाएगा, पावर 4 बना देगी, ये इसके साथ फिर मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से मर्ज होते होते यहाँ पर लास्ट में टर्म बनेगी K⁻32 प्लस -K⁻32। तो ये दोनों मर्ज होके
क्या बना देंगे, के की पावर 64 बना देंगी। क्या बना देंगे, के की पावर 64 माइनस 1 के की पावर 64 और बटे में क्या आएगा, ये वाली टर्म। तो देखो कौन सा बन रहा है, देखो 64 तक जाऊँगा मैं, ये रहा, और बटे में ये आना चाहिए। ठीक है, कैसे आया, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट। आगे बढ़ता हूँ। 10 देखिए, ए बी सी पी क्यू आर ये दे रखा है, ए बी सी क्यू पी आर ये है, और ये मामला है, आपको ये निकालना है। देखिए ऐसे सवालों में आप थोड़ी सी गलती कर देते हो, इसलिए मैंने ये सवाल दोबारा एक बार लिया है अच्छे से समझाने के लिए आपको। आगे से कभी गलती नहीं करोगे आप। देखो जल्दबाजी में क्या होता है, आप कहोगे सवाल बहुत आसान है, कंसेप्ट समझ लो। इसका कंसेप्ट क्या है, देखो साइड जो भी एरिया का रेशियो होता है, जैसे कि एरिया का रेशियो आपको 4:9 दे रखा है, तो साइडों का रेशियो होगा ना, ये एरिया है तो साइडों का रेशियो इसका अंडर रूट ले लेना है, तो मैं बोल दूंगा 2:3 का होगा ये साइड का रेशियो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना सा कंसेप्ट तो आपको पता है। ऐसे ही मैं वॉल्यूम में चलता हूँ तो इसका क्यूब कर देता हूँ, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, 8:27 का हो जाएगा। ये वॉल्यूम की बातें हैं, लेकिन हमें तो एरिया पे चलना है। तो सिंपल से जो भी एरिया का वैल्यूज़ दे रखी हैं उसका हमें पहले तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, और देखिए दूसरी चीज़ फिर हमें उसको रेस्पेक्टिव साइड के इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखी है, एक चीज़ ये दे रखी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से ये समझना, ये तो दे रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल में। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू पी आर, यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू आर। आपको कि कौन सा लें, हम किसको कंसिडर करें। आप अगर क्यू पी आर को लोगे तो अलग आंसर आएगा, पी क्यू आर को लोगे तो अलग आंसर आएगा। ये छोटी सी बात है, आप ध्यान नहीं देते हो, गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है कि हमें जहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है किसका, कि सिमिलर कौन से ट्राइंगल है उसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि सिमिलर यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल है, तो इसी को ही हमें कंसिडर करना है। ये तो केवल एक नॉर्मल एक रिलेशन दिया है यहाँ पे, तो सिमिलरिटी इनमें है, और यही ऑर्डर फॉलो करना है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, तो फिर वैल्यूज़ क्या बनेंगी देखिए। और हमें चाहिए क्या, पी आर, समझना, पी आर चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर। हमें चाहिए इसका पी आर, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पी आर। तो ये पहला और लास्ट लिया मैंने, तो ऐसे इसका मुझे क्या चाहिए होगा, ए सी, यहाँ तक ठीक है। और कौन सी साइड आपको दे रखी है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पे चलना है, ये जो एरिया का रेशियो दे रखा है 64 और 169, इसमें साइडों का रेशियो आएगा, वो क्या जाएगा, अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लिया तो ये हो जाएगा 8:13 का, इतनी बात। ठीक है, ए सी आप मुझे पता है क्या। अब इन साइडों में से हमें केवल ए सी पे ही काम करना है, क्योंकि हमें ए सी ही चाहिए। तो ए सी क्या है 16, तो 8 का 16 हो गया है, तो 13 का 10 26 कर देना, आंसर ऑप्शन नंबर ए। टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई, क्या करना है पहले तो हमें। अब देखो लिखना कुछ नहीं है, आपको देखा यहाँ पर ये ऑर्डर है, तो आपने यहाँ पे देखा ए बी सी पी क्यू आर, आपने इसका साइडों का अनुपात लिया 8:13। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे पी आर, है ना। तो यहाँ पे ए सी देखा, ए सी है 16, जस्ट डबल हो गया, 13 का जस्ट डबल किया 26, आंसर टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब जब होगा, जब हमें पूरा क्लियर होगा कि कौन सा ऑर्डर हमें लेना है। 11 बोल रहा है कि ये एक नंबर है जो इससे डिविजिबल है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करोगे, देखो एक स्पेशल नंबर कुछ है जो मैंने आपको बताए हैं, तो उनमें ये भी है एक 7 11 13 वाला, अभी नंबर सिस्टम रिसेंट में ही पढ़ा है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 1001। 1001 की खास बात क्या है कि इसमें अगर 3 डिजिट का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 293 ये नंबर है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा पता है, 293 मतलब देखो ये तीनों डिजिट अपने आप में दोबारा रिपीट हो जाती है। बात समझ में आई। ऐसे ही कोई भी नंबर आपने लिया, 1001 है, आपने लिया 145, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या बनेगा पता है, 145। तो अगर ये इससे डिविजिबल है तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें ये छुपा हुआ है, तो इसमें वही चीज़ प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कौन सी, 823। ठीक है, ये दे रखा है 823 823, तो यही चीज़ रिपीट होगी 823। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, रिपीटेशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 2 तो आपको दे रखा है, पी और क्यू पता लग गया, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू चाहिए, 8 माइनस 3 आप हो गए 5 आंसर। टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आ गई, पता है तो कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत आसान है।
एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर है। उसकी प्रत्येक की ऊंचाई बतानी है। जो भी अल्टीट्यूड है उसकी हाइट अल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो बतानी है, हाइट बतानी है मतलब। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज है तो सभी साइड इक्वल रहेंगी, सभी हाइट इक्वल रहेंगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन बोली है कि इसका परिकेंद्र है ना वो आपके पास परिकेंद्र यहाँ पर मैंने बताया था इसके जितने भी सेंटर्स होते हैं वो केवल एक ही पॉइंट होते हैं। आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, तो एक ही पॉइंट होंगे तो परिकेंद्र भी कहीं पे यहीं पे होगा। और ये बोला है कि इसका आधार से 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये 3.2 मतलब ये 3.2 ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है। आप कहोगे आपने तो एक बात बोली थी कि इसके सभी सेंटर एक ही पॉइंट होते हैं, तो मैं कहूँगा तो इसका सेंट्रोइड भी तो यही होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल। तो सेंट्रोइड की बात तो ये तो खास बात ये होती है कि वो 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। अच्छा हाँ, तो फिर ये अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है पूरा 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको कि 9.6, क्योंकि ये 1 यूनिट की है तो ये पूरा आ गया है। तो ये क्या आ गया है आपको, ये तो मीडियन की लेंथ आ गई है आपको भी, ठीक है। लेकिन हमें हाइट ही निकालनी है। मैंने ये भी कहा था कि जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट बोल लो, इसको अल्टीट्यूड बोल लो, मीडियन बोल लो, परपेंडिकुलर कुछ भी बोल लो, सब कुछ एक ही बात है। आंसर आपका 9.6 ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और याद कर लो, आप काम आएंगी आपके पास। जब परिकेंद्र और सेंटर इन सब की बात आ गई है तो कुछ पॉइंट है मैंने आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें अगर मैं आपसे इन रेडियस की बात करूँ तो क्या होगी a/2√3। सरकम रेडियस की बात करूँगा तो a/√3। तो सीधी बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो सरकम रेडियस होती है कैपिटल R और ये स्मॉल r, ये जो कैपिटल R है ये जस्ट डबल होती है किसका, इन रेडियस का। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। साथ में इसके निकालने के अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आपके पास ट्रायंगल पर डिपेंड करेगी कौन सा ट्रायंगल है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ये सब डिस्कस किया है मैंने आपको अभी रिवीजन वाली सीट में, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, HCF आपको बताना है इन नंबर्स का। आपको भी ठीक है HCF देखो, अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दे रखी हैं आपके पास भिन्न में तो इनका HCF निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है। देखो पूछा क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। HCF पूछा है आपको, हाँ तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना न्यूमरेटर में, उन सब का HCF बता दो आप मुझे। आप कहोगे ऊपर वाली वैल्यूज़ का मैंने देखा तो ये तो सभी प्राइम नंबर्स हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो बटे में फिर बटे वाली वैल्यूज़ का क्या करूँगा, मैं कहूँगा LCM ले लो इनका। तो LCM सबका लूँगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे LCM इन सब का तो 24 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/24। मैं कहूँगा बिल्कुल, तो यही आंसर है आपका। तो आपने कंसेप्ट क्या समझा, आपको देखना है कि पूछा क्या है। आप कहोगे HCF पूछा है तो न्यूमरेटर वाली जो वैल्यूज़ है उनका ले लेना HCF और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनका ले लेना LCM। आपको कि अगर उल्टा पूछा हो तो, अगर उल्टा पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे LCM पूछा है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ का क्या ले लेना है LCM। तो वो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ का तो वही लेना है जो आपसे पूछा है, और बाकी डिनोमिनेटर का वो लेना है जो आपसे नहीं पूछा है। तो डिनोमिनेटर का फिर मैं क्या ले लूँगा HCF। तो ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। 14 देखिए, इसमें क्या करना है, देखिए ये वैल्यूज़ दे रखी है, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ये भी एक तरीके होते हैं इन सवालों में। बाकी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा, या फिर A और B, इन दोनों का टोटल क्या होता है 90 डिग्री। तो फिर आपके पास कन्वर्जन काम करता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में, ठीक है, साइन कॉस में, टेन कॉट में बदल जाता है, ये दो इंटरचेंज होते हैं मतलब ये, और कोसेक सेक में बदल जाता है। तो अब देखिए दोनों एंगल का टोटल देखो आपको कि 90 डिग्री होता है, तो टेन कॉट में बदल जाएगा। तो किसी को बदल लो, इसको टेन को कॉट में बदल लो या इसको इसमें बदल लो, तो एक दूसरे से कट जाएंगे ये। तो टेन से टेन कट जाएगा तो √2 बनेगा ऊपर। ऐसे ही बटे में ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी को बदल लो, इसको बदलोगे कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर, आप होगे 1, तो √2 + 1 आप होगे √2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का, आज की क्लास का। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। A कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आपको बेसिक सा क्या पता है इसका कि A लेते हैं, B लेते हैं, A का 12 दे रखा है, B का
30 दे रखा है आपको, ठीक है। एलसीएम आपको 60 हो जाएगा, 12 पंजो 60, 30 दूनी 60। ऐसे सवालों में जब अल्टरनेट पे कोई काम करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्ट कौन कर रहा है काम को। आपको ए स्टार्ट कर रहा है तो ए को पकड़ो पहले। आपको फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे में क्या किया, ए आया तो ए ने कितना काम किया होगा, 5 की एफिशिएंसी से किया है काम, तो 5 काम कर दिया इसने। दूसरे दिन कौन आया, सेकंड डे, आपको कि सेकंड डे आया है। फिर बी ने कितना काम किया, 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 दिन में, 2 डेज में काम कितना हुआ है, आपको कि 7 काम हुआ है इनमें, ठीक है। तो अब मुझे तो 60 तक पहुँचना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई क्या करूँ मैं, आपको कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 56 तक पहुँच गया। इधर कितना पहुँच गया मैं, आपको कि 16। तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, आपको कि 56 हो रहा है। अभी काम कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो 4 काम को अब कौन आएगा करने, आपको कि दोबारा ए ही आएगा, क्योंकि बी तक काम हो गया है पूरा। फिर ए आएगा तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 4/5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 16 दिन और 4/5 दिन और, तो 16 से ही 4/5, ऑप्शन नंबर ए। तो ये समझ में आया। इसमें यही देखना रहता है कि कौन स्टार्ट कर रहा है आप काम को, फिर पार्ट वाइज आपको वहाँ उस काम तक पहुँचना रहता है लास्ट तक, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है इन सवालों को डील करने का। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको आज की क्लास के समझ में आए होंगे। बाकी कोई भी क्वेरी रहता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी आपकी कोई भी डाउट रहता है पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी क्लासेज जो चल रही हैं उनके बारे में अपने विचार ज़रूर रखना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।